सो गाइस आज हम करते हैं सेकंड चैप्टर जो है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रीसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यार इसमें ना हम सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहते हैं, उनकी कौन कौन सी कमेटीज़ होती है वो, और कुछ कुछ टॉपिक है, वेसल ब्लोअर क्या होता है, इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है क्या वो देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो बंदा होता है जो कि कंपनी की एक्टिविटीज़ को देखता है और उसको रेगुलेट करता है कुछ हद तक। जैसे देखो क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज एज द कलेक्टिव गवर्निंग बॉडी ऑफ अ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर overseeing all its overall management and administration. The board is the highest decision-making authority and ensure the company's operation align with its objective, shareholder interest, regulatory requirement। वही लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कलेक्टिव गवर्निंग बॉडी होते हैं। इसमें 3 से लेके 15 तक मैक्सिमम लोग होते हैं, मतलब ज़्यादा भी होते हैं पर 3 से 15 तक ठीक ठाक आइडियल मान जाते हैं। ये जो कि कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरलुक करते हैं और देखते हैं, और सारे के सारे जो डिसीजंस है वो किस तरह से लिए जा रहे हैं, ठीक से लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे, और शेयर होल्डर्स के वेलफेयर के लिए लिए जा रहे कि नहीं जा रहे, और कुछ कंपनी में घोटाला तो नहीं हो रहा, ये सब कुछ देखते हैं। देखो कुछ हमारे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, अन्य कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए और ओपीसी में 1 होना चाहिए। और डायरेक्टर्स जो है मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, ठीक है। मतलब पब्लिक कंपनी में 3 से 15, प्राइवेट कंपनी में 2 से 15 और ओपीसी में तो यार 1 ही होता है, एक मतलब 1 से 15, ठीक। बट अगर कंपनीज चाहे, जैसे कुछ बड़ी जो पब्लिक कंपनीज होती है जिनकी अच्छी खासी कैपिटल होती है, रिलायंस, टाटा वगैरह, ये लोग जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। इतने सारे डायरेक्टर्स चाहिए क्यों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है डायरेक्टर की। डायरेक्टर जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो है डायरेक्टर्स ना नॉर्मली किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। फाइनेंस वाला बंदा होगा, फाइनेंस के फील्ड का एक्सपर्ट होगा, मार्केटिंग वाला, लीगल कंप्लाइंस, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, कनेक्शंस होते हैं, एक्सपीरियंस होता है। इसलिए इनको रखा जाता है कि ये जो भी डिसीजन लिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ठीक से लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा, और जो हमारी पॉलिसीज़ है वो ठीक से फ्रेम हो रही है कि नहीं हो रही है, वो देखने के लिए होते हैं। इनका काम क्या होता है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होते हैं। कोई भी डिसीजन अगर कंपनी लेती है तो वो उसमें अप्रूव होता है। स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो शेयर होल्डर्स है, जो क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, अगर इनको कुछ भी गड़बड़ लगता है तो ये सीधा बोर्ड को बोलते हैं। बोर्ड मतलब अगर बड़ा गड़बड़ लगता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंप्लेन करते हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के सीईओ, सीएफओ, इन सबको देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो भाई, ऐसे ऐसे कंप्लेंट्स आ रही है तुम्हारी। उसके अलावा क्योंकि देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना 2 तरह के होते हैं, जो एक जो कंपनी के अंदर रह के काम करते हैं, आगे हम देखेंगे। एक जो बाहर रह के काम करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोलते हैं उनको। तो इसलिए ना, क्योंकि 1/3 ऑफ टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है कंपनी के मैनेजमेंट की। और क्योंकि यार ये लोग बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड बंदे होते हैं, इनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, नॉलेज होता है, तो ये लोग एथिकली भी काम करते हैं, ये अवॉइड करते हैं कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस। उसके अलावा कुछ हद तक मजबूरी भी होती है कंपनीज के अंदर, कंपलसरी, जैसे मैंने बताया 1 2 3 कम से कम इतने तो रखने ही पड़ते हैं डायरेक्टर्स, तो वो कंप्लाइंस भी हो जाती है। रिस्क मैनेजमेंट का काम आता है, क्योंकि इनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो इनको पता है कल फ्यूचर में क्या हो सकता है, पता तो नहीं होता मतलब आइडिया होता है क्या हो सकता है, तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ये हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। एज ना 21 से 70 के बीच में होनी चाहिए, 70 से ज़्यादा हो सकती है अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं वो सारे मिलके एक इस बात पे एग्री हो कि हाँ ये इंडिविजुअल है, ये 70 साल से ज़्यादा का है, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका डायरेक्टर बनने से। साउंड माइंड का होना चाहिए, साउंड, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 90% की मेजोरिटी चाहिए होती है। साउंड माइंड का होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है यार, उस वो बंदा ना मतलब पागल नहीं होना चाहिए, और वो बंदा सिर्फ पागल नहीं, वो बंदा इतना कैपेबल होना चाहिए कि सही से डिसीजन ले सके। फाइनेंशियल स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है कि यार जो डायरेक्टर बनेगा ना वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, या अगर इंसॉल्वेंट है तो डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि वो बैंकरप्ट हो चुका है, उसके नेटवर्थ माइनस में है, और अगर अभी है, अगर पहले थी तो अगर उसने कोर्ट से जाके सारी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीजर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के अंदर करवा लिया है तो चलेगा। बट अगर अभी है वो, तो हम उसको फिर अपॉइंट नहीं कर सकते। उसका किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, और अगर था, प्रूफ हो गया कि हाँ भाई तेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसमें उसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं मिलना चाहिए। अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है तो फिर नहीं उसको हम रख सकते। और कभी कभी ना स्पेशली कोर्ट ऑर्डर देता है कि भाई
तुम जो है डायरेक्टर नहीं बनोगे, आगे आने वाले किसी भी कंपनी के, मतलब आगे किसी भी कंपनी के डिन नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो उसको बंद कर देता है। तो कोर्ट के ऑर्डर अगर आ जाता है तो फिर हम किसी को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यार, ये था डायरेक्टर के बारे में। अगर पूछता डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर की कमिटीज़ कौन सी है, तो ये इतना मतलब डायरेक्टर क्या है, कैसे बनते हैं, तो इसमें से सब कुछ लिखने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा लिख दोगे काम चल जाएगा। इसके अलावा देखो कुछ चीज़ और इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में काम कर रहा होता है। वो रोज़ कंपनी आएगा, सैलरी लेगा, काम करेगा। ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होता है? जो बंदा काम नहीं कर रहा है, बस वो ना, जैसे साल अभी देखोगे तुम, साल में 4 बार कंपलसरी मीटिंग होती है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन मीटिंग्स में आएगा, अपनी सिटिंग फीस होती है उसकी, या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या सेल्स करके चलते हैं वो लोग, उतना होगा। और वो बंदा वो पैसे लेगा और जाएगा घर। वो सिर्फ साल में 4 बार 5 बार मुंह दिखाने आएगा, या फिर कभी कभी फ़ोन वगैरह कर देते हैं सजेशन के लिए कि ऐसे ऐसे कर लो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं? मैंने पहले बताया था कि टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, वो कंपनी अपॉइंट करेगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते कौन है? जिनका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होता। वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, बट कंपनी से ना उनका कोई फाइनेंशियल रिलेशन है, ना किसी तरह का कोई सप्लाई हो रहा है, ना कुछ बिजनेस डील बेसिकली नहीं हो रही है, या अगर कभी हो रही थी तो वो पहले जो है 5 साल पहले की होनी चाहिए। 5 साल, रिसेंट 5 ईयर्स में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कंपनीज एक्ट ना ये बोलता है कि भाई तुम्हारा 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, उसी तरह से कंपनी एक्ट ये कहता है कि डाइवर्सिटी बना के रखो और तुम्हारे पास एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि साल में कम से कम 4 बार तुम्हारी मीटिंग होनी चाहिए, और जो 2 मीटिंग्स है उनके बीच का गैप 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और डिसीजन यार जैसे शेयर होल्डर्स की मीटिंग में होता है, 51% हो गया तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। वैसे बोर्ड में होता है कि 5 में से 3 मान गए तो ठीक है। कंपनीज एक्ट ना बहुत सारी लाइबिलिटीज़ इंपोज करता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशन इंपोज करता है डायरेक्टर्स के ऊपर, कि डायरेक्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरलुक करना है, उनको देख के अप्रूव करना है, जो प्रोस्पेक्टस इशू होगा आईपीओ के लिए उसको देखना है, और बहुत सारी कंप्लाइंस के लिए बोलता है। तो डायरेक्टर ना ऐसे तो लायबल नहीं होता कंपनी के लिए, बट अगर इन सब कंप्लाइंस में कोई गड़बड़ करता है तो फिर उसको सेक्शन 447 है कंपनीज एक्ट का, वो लायबल हो जाता है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बट तभी जब वो फ्रॉड करता है, जानबूझ के गलती करता है, तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो चलो हमने पढ़ लिया क्या है, कैसे है, क्यों अपॉइंट हो रहा है, कौन कौन से हैं, बट यहाँ पे क्या काम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से क्या मतलब है? देखो, कंपनीज एक्ट जो है हमारा, वो ये कहता है कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है किसी भी कंपनी की, और डिसीजन मेकिंग का सबसे ज़्यादा पावर उसके पास है। तो इसलिए हज़ार तरह के रिस्ट्रिक्शंस और बहुत कुछ जो है ना, ऑब्लिगेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंपनी एक्ट इम्पोज करता है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, मैंने पहले बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम वही होता है कि कंपनी में जो कुछ भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो कुछ भी काम हो रहा है, उसको ओवरसाइट करे। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही होता है। ये हमने पहले भी देखा, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन होता है। एग्जीक्यूटिव वो जो कंपनी के अंदर रह के काम कर रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव वो जो कंपनी के बाहर है, काम नहीं कर रहा, बस सजेशन दे रहा है। इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। ये लोग जो है कंपनी के बाहर के बंदे होते हैं, और ये काम भी नहीं करते, बस आएंगे, साल में 4 5 बार मीटिंग होगी तो वहाँ आके सुन लेंगे, कुछ बातें बता देंगे, वोट कर देंगे, घर चले जाएंगे। चेयरपर्सन कौन होता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें ना, ये सब आपस में मिलकर किसी एक बंदे को चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं। जैसे मान लो 10 है तो 10 में से कोई एक जो है वो चेयरपर्सन होगा, वो पूरे बोर्ड को लीड करता है, एक तरह से लीडर हो जाता है उनके बीच का। सीईओ और एमडी कौन है? ये कंपनी के ना मैनेजमेंट के अंदर काम करता है, और ये सबसे बड़ा पोस्ट होता है। और एक्चुअली हम लोग सुनते हैं कहीं पे सीईओ, कहीं पे एमडी, दोनों ना ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एक कंपनी में या तो सीईओ होगा या फिर एमडी होगा, दोनों नहीं होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि यार जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके अंदर, मतलब अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे होता है, बोर्ड का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा कैसे, मान लो मैं 10 अपॉइंट कर रहा हूँ तो किस तरह से अपॉइंट करूँ, मैं कैसे डिसीजन लूँ। जैसे हमने पहले भी देखा था कि यार डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसा भी एक बंदा फाइनेंस वाले फील्ड का है, एक बंदा मार्केटिंग वाले फील्ड का है, एक किसी और फील्ड का है, ऐसे होना चाहिए। मेल फीमेल का वो रखना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहिए, एक एमबीए है तो एक सीए को रख लो, एक सीएमए को रख लो, सीएस को रख लो, आजकल सीएफ एसीसीए बहुत कुछ है, तो इसको देखते हुए चलो। साइज़ को लेके यार यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें आती है। कंपनीज एक्ट तो कहता है 1 2 3 रखो यार, बेस्ड ऑन कंपनी तुम्हारी कौन सी है। बट ना तुम्हारी कंपनी का साइज़, खुद का कैपिटल कितना है,
तुम्हें रिक्वायरमेंट कितनी है ना बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंग रखना चाहिए। आइडियल नंबर यार 7 से लेके 10, 12, 15 भी रख सकते हो तुम। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, इंडिया में तो कंपलसरी है 1/3। उसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ना कुछ कमिटीज़ फॉर्म करते हैं, कंपनी एक्ट ने कंपलसरी कर रखा है, कुछ कंपनीज खुद के वेलफेयर के लिए भी करती है, कमिटीज़ फॉर्म करते हैं, बहुत तरह की कमिटीज़ होती है। जैसे पहला ऑडिट कमेटी होता है, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी होता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होता है, CSR कमेटी होता है, कंप्लाइंस कमेटीज़ होती है, आगे देखेंगे हम, काफ़ी सारी कमेटीज़ होती है। वो बोर्ड फॉर्म करता है। बोर्ड का काम क्या है, वो स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट लेता है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है हमारे, उस पर ध्यान देता है, और रिसोर्सेज को किस तरह से हम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें उस पर ध्यान देता है। मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जो जो भी मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है वो किस तरह से ले रहा है, और जो हमने मतलब जो बोर्ड ने डिसीजन ले चुका है, अप्रूव कर चुका है, उसको ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो काम है। रिस्क मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, अलग अलग तरह का रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, मैंने पहले भी कहा था, और उसके कंप्लाइंस में हेल्प करता है। फाइनेंशियल ओवरसाइट्स, फाइनेंस वाली चीज़ों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट वगैरह को अप्रूव करना। एथिकल स्टैंडर्ड्स, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम भी है बोर्ड स्ट्रक्चर में, कभी कभी तो आइडियल तो है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रखो, बट प्रैक्टिकल इतना नहीं हो पाता। अगर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी तो डिसीजन अच्छे से रीच नहीं कर पाएंगे, कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर की जो है इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऐसा बहुत केसेस आते हैं ऐसे कि डायरेक्टर को कुछ पैसे मिल गए, कुछ शेयर्स मिल, मतलब लीगली तो नहीं होता, कुछ पैसे मिल गए, कुछ अदर इंसेंटिव्स मिल गए, उसकी वजह से डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट नहीं रहता। इंडिया में ना सेबी की LODR रेगुलेशंस है, कंपनी एक्ट है, उनके अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स का कंपोजिशन डिसाइड होता है, और कितने डायरेक्टर्स होंगे वो डिसाइड होता है। देखो आजकल क्या चल रहा है ये भी देख लो भाई, बोर्ड डायरेक्टर्स किस तरह से अपॉइंट हो रहे हैं। ESG पे फोकस किया जा रहा है। ESG का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। इसका मतलब एनवायरनमेंट पे ध्यान दो, सोसाइटी पे ध्यान दो, उसके अकॉर्डिंग गवर्नेंस करो। मतलब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन इतनी लिमिट में करो कि ओवर ना हो जाए। सोशल चीज़ों पे ध्यान दो कि सोसाइटी में एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर हो, कस्टमर का वेलफेयर हो, ठीक है। और जो अपना गवर्नेंस मतलब अपना जो कंपनी की पॉलिसीज स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म करो कि ये दोनों चीज़ फुलफिल हो। आजकल जैसे पहले CEO, CFO, CMO ये सब होता था, पर आजकल ना अलग अलग तरह के पोस्ट बाहर आ रही है। जैसे डिजिटल एक्सपर्ट्स के तौर पे ना चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर भी अपॉइंट करने लगे हैं, CCO बोलते हैं इनको। देखो मैं ये शायद वापस रिपीट हो गया कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेटअप करना, जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट के को मॉनिटर और इवेलुएट करना, फाइनेंशियल ओवरसाइट करना, मतलब बजट वगैरह अप्रूव करना, रिस्क मैनेज करना अपने एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे, एथिकल ओवरसाइट मतलब एथिक्स, कंपनी ठीक से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्टेक होल्डर अकाउंटेबिलिटी, ये नया है। इसके अंदर क्या होता है, जो कम जो बोर्ड है उनका ये काम होता है कि जो कंपनी की एक्शंस है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ ना स्टेक होल्डर की तरफ हो, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए, क्रेडिटर्स के वेलफेयर के लिए, शेयर होल्डर्स के वेलफेयर के लिए। देखो यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड कमेटी एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले ऑडिट कमेटी है। ऑडिट कमेटी क्या करती है, ये इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करती है, एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट तो एक तरह से नहीं करती है, बट उसके काम को चेक करती है कि उसने काम ठीक से किया है कि नहीं किया है, उसके ऑडिट रिपोर्ट को ओवरसीज करती है, और उसको उस पर ना साइन भी होते हैं ऑडिट कमेटी के हेड के। ऑडिट कमेटी इंडिया में फॉर्म करना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर ऑडिटर को किसी भी तरह का कोई वो मिलता है ना, स्कैम मिलता है, कोई झोल मिलता है 1 करोड़ से ऊपर का, तो वो ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करेगा, और ऑडिट कमेटी का आंसर लेके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। बट अगर 1 करोड़ से कम का कुछ कंपनी में स्कैम होता है, मतलब कुछ भी गड़बड़ होता है, तो वो फिर ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करता है, ऑडिट कमेटी फिर अकॉर्डिंगली देखती है क्या करना है। नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी क्या होता है भाई, ये अलग अलग तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करता है। बेसिकली ये बोर्ड को खुद अपॉइंट करता है, ये लोगों का आइडेंटिफाई करेगा, और ये चेक करेगा कि जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सही है, कि क्वालिफाइड है कि नहीं है, पढ़े लिखे है कि नहीं है, इसको अपॉइंट करना चाहिए हमें। ये उनका रेमुनरेशन डिसाइड करता है, वरना बोर्ड तो सबसे हायर अथॉरिटी है, ये तो खुद से कुछ भी बोलेंगे हमें इतने चाहिए उतने चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो रेमुनरेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी डिसाइड करता है कितने पैसे तुम्हें मिलने चाहिए। इसके अलावा कंपनीज एक्ट के अंदर भी लिमिट्स दी हुई है कि इससे ज़्यादा नहीं दे सकते तुम। CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंपनीज होती है ना, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपने नेट प्रॉफिट का कुछ फिक्स परसेंटेज
ना वो कम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए, एरिडिके भूखमरी हटाने के लिए, वुमेन इक्वालिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो CSR कमेटी का ये काम होता है कि तुम जो है इस चीज़ को देखो कि कंपनी जो है अपने नेट प्रॉफिट का वो पोर्शन दे रही है कि नहीं दे रही है CSR में। ये ना ऐसे डायरेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं निकलता, पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज करके निकलता है। और CSR कमेटी में भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी है और 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें अपॉइंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है वो आइडेंटिफाई और मॉनिटर करता है बिजनेस के रिस्क को, साइबर सिक्योरिटी वगैरह भी आजकल ऐड हो गए हैं इसमें। इसके अलावा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी होती है। ये क्या करती है भाई, स्टेक होल्डर जैसे कि शेयर होल्डर हो गए, डिवेंचर होल्डर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इनके पास आएंगे, इनके हेड के पास आएंगे और इनको कंप्लेन करेंगे कि हमारे साथ ये दिक्कत है, इसको सॉल्व करके दो। ESG कमेटी ना ये नया नया आया, अभी पूरी तरह से इंडिया ने अडॉप्ट भी नहीं करा है। ये इस चीज़ पर ध्यान देता है कि कंपनी जो है वो ESG के 9 प्रिंसिपल्स होते हैं, उन 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर रिपोर्ट करे। 9 प्रिंसिपल्स यही होते हैं कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, डिसीजन मेकिंग, जैसे अंबानी है, ये लोग तो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फ्रेम करती है तो उसमें भी इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो ESG ये कहता है कि इन्फ्लुएंस अच्छे से करो भाई, अपने फ़ायदे के लिए मत करो, एम्प्लॉय के वेलफेयर करो, कस्टमर को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दो, उसके पैसों का सही वैल्यू दो। ठीक है, ऐसे 9 प्रिंसिपल्स है, तुम ये लिख दोगे, इससे रिलेटेड है तो हो जाएगा तुम्हारा काम। ESG कमेटी का काम ये होता है कि जो ESG के स्टैंडर्ड्स है, 9 प्रिंसिपल्स है, उनको फुलफ़िल करें, और अगर फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कैसे फुलफ़िल करें, ये सब चेक करना। ठीक है, देखो यार ये जो है ना कमिटीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना अच्छे से। प्रॉब्लम क्या है बोर्ड को, कमेटी जैसे ये सारी कमिटीज़ मैंने बताई 6, ये सब ना बोर्ड ही अपॉइंट करता है। बोर्ड में जो 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो सब ये 6 कमेटी यही बनाएंगे। वही 6-7 लोग हो सकता है, कुछ मैनेजमेंट के लोगों को ले लो साथ में एज एग्जीक्यूटिव, बट जो इनके हेड होते हैं वो बोर्ड ही होता है। तो इनके साथ सीन ये हो जाता है ना कि कोई एक ही जो है ना, वो ESG कमेटी में भी है, वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में भी है, वो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में भी है, तो उसकी वजह से वहाँ बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। और कभी यहाँ पे ना ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में है बेसिकली, वो सारे के सारे ना कंप्लाइंस के बेसिस पे चल रहे हैं। तो कंप्लाइंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन कर पाना काफ़ी दिक्कत होती है। मेरे पे कोई ज़बरदस्ती इम्पोज कर रहा है कि ऐसा करके दिखा मेरे को, तो मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। उसके अलावा इंडिपेंडेंस तो यार हमेशा ही क्वेश्चन पे रहता है कि जो मैंने डायरेक्टर अपॉइंट किया है वो सच में इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। मैंने पहले भी कहा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, LODR रेगुलेशन है सेवी का, वो बोलता है कि भाई तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, एक वीमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, 1/3 फीमेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और एक तुम्हारा एक डायरेक्टर होना चाहिए जो माइनॉरिटी स्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास 1% 2% या शायद उससे भी कम, जिनके पास कुछ 10 50 100 शेयर्स है, तो ऐसा एक डायरेक्टर होना चाहिए जो ये 10 50 शेयर वालों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखो ये था पूरा डायरेक्टर्स का सीन। इसमें ना यार ये कमेटी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना एक बार थोड़ा लिख दोगे तुम्हारा पॉइंट बन जाएगा अच्छे से। ठीक है, बाकी यार सब सेम चीज़ें रिपीट हो रही है बार बार, इतने तो तुम समझदार हो कि खुद से लिख सकते हो। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग पे आते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है भाई, कंपनीज़ के ना जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है, उनकी तुम्हें पता है रोज़ वैल्यू चेंज होती है। तो मैं ना आज मुझे कंपनी से खबर मिली है कि कंपनी 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उठाने वाली है। आज से महीने भर बाद वो पब्लिक में आएगी, तो मैं अभी से ख़रीद कर रख लूँगा, और जब वो 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी, मैं बेच दूँगा। इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्यों, मेरे को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पता थी जो मार्केट में किसी को नहीं पता, या शायद बहुत कम शेयर होल्डर्स वगैरह, मतलब सिर्फ बोर्ड को और मैनेजमेंट को पता है। तो इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इंडिया क्या तो ओवर द ग्लोब इनलीगल है ये। यहाँ पे वही लिखा है इनलीगल के में कि मुझे जो है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पता है जो पब्लिक में नहीं पता किसी को, तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, और ये इनलीगल ऑब्वियस सी बात है। काफ़ी चार्जेस है, 25 करोड़ का फाइन है इस पर, और 5 साल की सज़ा है। हमें करना कब चाहिए भाई, जब पब्लिक में मार्केट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, मतलब लीक क्या पता चल जाता है, डिस्क्लोज हो जाती है ऑफिशियली, तब वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कहलाती है। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग के साथ, देखो यार इनसाइडर ट्रेडिंग ना किसी को पता नहीं होता। मैं ऐसे बोल दूंगा कि यार मुझे क्या पता 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, मैंने तो ऐसे ही उठा के खरीद लिया था, मेरा मन किया, तो इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे चलो मैंने पता भी कर लिया, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इंडिया किसी कंपनी के साथ ऐसा कर रहा हूँ, पर मैं खरीद शेयर अमेरिका से रहा हूँ, UK से रहा हूँ, कहीं से भी रहा हूँ,
तो यार मुझ पे कौन से ट्रांजेक्शन्स, मुझ पे कौन सा लॉ लगाओगे तुम? मैं तो इंडिया के बाहर बैठा हूँ। इसके अलावा क्योंकि अगर किसी कंपनी की इनसाइड ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन बार बार आती है ना, तो मार्केट में उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। सेबी का ना रेगुलेशन है, सेबी का वही जो मैंने कहा था कि 25 करोड़ का फ़ाइन है, वो है, ये इसी के अंदर लिखा हुआ है। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइड ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 में आया था। यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट है, उसमें भी लिखा हुआ है। और ये कुछ हाई प्रोफाइल केसेस है, इतना आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंट है। सब में वही होता है कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है और किसी ने उससे पैसे कमाए हैं। तरीका क्या है इनसाइड ट्रेडिंग से बच्चे कैसे? भाई कहीं भी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी, वैसे से भी ये कर भी रहा है, रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था। एआई और डेटा एनालिटिक्स टूल का, एआई एमएल, इनका यूज़ हो रहा है कि अगर कहीं पे भी कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेयर में ट्रेडिंग हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक शेयर में, किसी एक अकाउंट से या किसी कंपनी से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो सेबी इनकी एआई एमएल के एल्गोरिथम्स उस पर नज़र रखते हैं कि ये ऐसी कोई हरकत तो नहीं कर रहा जो इनसाइड ट्रेडिंग से इन्वॉल्व हो। उसके अलावा इनसाइड ट्रेडिंग गलत है, ये लोगों को बताना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता इनसाइड ट्रेडिंग भी है और वो गलत है, वो कर देते हैं। विसल ब्लोइंग क्या होती है यार? विसल ब्लोइंग एक मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या होता है, आज अब तो कंपनीज एक्ट ने कंपलसरी कर दिया है इंटरनल विसल ब्लोइंग। इसके अंदर क्या होता है, एक बंदा होगा, वो कंपनी में अगर कुछ छोटा सा भी झोल होता है, उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, जरूरी नहीं हो, उसको लगता है कुछ गड़बड़ है, तो वो ना जाके अथॉरिटीज़ को, एनसीएलटी को और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को या बोर्ड को रिपोर्ट करता है कि मुझे लग रहा है कंपनी में ये गड़बड़ है। ठीक है। इंटरनल विसल ब्लोइंग क्या होती है? कंपनी के अंदर जो बंदा है, कंपनी आजकल अपॉइंट करना पड़ता है कंपनीज को, इंटरनल विसल ब्लोअर अपॉइंट करती है, जो कि कंपनी के अंदर रहते हुए कंपनी के अगर कुछ होल हो रहा होता है तो तुरंत जाके बताते हैं बोर्ड को। एक्सटर्नल क्या होता है, मीडिया वगैरह जो है ये एक्सटर्नल में आते हैं। जैसे वो हर्षद मेहता वाले में था, वो जो लेडी थी उसने, सुचिता दलाल नाम था उसका, उसने एक्सटर्नल विसल ब्लोअर की तरह काम किया था और उसने पूरे मार्केट में खबर फैला दी थी। तो वही एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग हो गया। इंटरनल ना कंपनीज खुद एक एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है, जो देखता है कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो भाई तू बोर्ड को बताइए, या कंपनीज कहूँ या बोर्ड कहूँ, बोर्ड अपॉइंट करता है। यार प्रॉब्लम क्या है विसल ब्लोइंग के साथ? जो बंदा विसल ब्लोइंग करता है उसकी बैंड बज जाती है, उसको फिर वापस कोई अपॉइंट करना नहीं चाहता है मार्केट में, उसकी ना वैसे हो जाती है, समझ लो तुम, कंपनी के आगे से बगावत वाली इमेज हो जाती है। लीगल प्रोटेक्शन नहीं है विसल ब्लोअर्स के साथ। ऐसा होता है कि भाई कभी कभी उस पर शक होता है, दूसरा उसको ना लीगल लफड़ों में फंसना पड़ता है कि मैंने कंप्लेन करी, मैंने बताया, अगर कुछ निकल गया तो मुझे बार बार कोर्ट जाओ, ये जाओ वो जाओ, जो हमारे इंडिया की कमी है। तो वो चीज़ यहाँ भी है। उसके अलावा काफ़ी जगह पे हमारे ऐसे प्रमोट ही नहीं करते विसल ब्लोइंग को। इंडिया में आया है भाई विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, बट लिखा भी हुआ लिमिटेड इन्फोर्समेंट है। जैसे हम लोग ये बिग फोर, तुमने सुना होगा KPMG, डेलॉयट, ये सब, ये विसल ब्लोइंग के कारण ही डेवलप हुई है। एनरॉन नाम की कंपनी थी, उसमें झोल चल रहा था, तो विसल ब्लोअर ने इन्फॉर्म किया, तो फिर वो कंपनी बंद हो गई और उसी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे वो टूट के KPMG, डेलॉयट, जितने बिग फोर है वो, PwC, उन्होंने बनाया है वो। अच्छा, विसल ब्लोइंग को इफेक्टिव कैसे बना जाए? भाई विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दो, ट्रस्ट बनाओ, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाओ, उसको पूरी ऑटोनॉमी दो कि हाँ भाई तू जा देख ले, हम देख लेंगे, हम तेरे को बचा के रखेंगे। हम लोग थे शेयर होल्डर एक्टिविज्म पे। इसका मतलब क्या होता है, जब शेयर होल्डर्स चाहते हैं ना कि हम हमारे फेवर में, या हम चाहते हैं कि ये स्पेसिफिक डिसीजन लिया जाए कंपनी में, तो उसको कहते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म। बेसिकली शेयर होल्डर्स जो है कंपनी की एक्टिविटी, कंपनी में एक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ कर देते हैं। तरीका क्या है, प्रॉक्सी बैटल होता है पहले। इसका मतलब शेयर होल्डर जो है ना, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उस वक्त ना कोई डिसीजन प्रपोज करते हैं, कोई अपना प्रपोजल देते हैं कि हम ये चाहते हैं ये हो, तो उसको कहते हैं भाई प्रॉक्सी बैटल। दूसरा होता है डायरेक्ट एंगेजमेंट। कभी कभी शेयर होल्डर्स ना कुछ की जो ज़्यादा, जैसे मान लो 50% शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि ऐसा हो, पर ऐसा होगा ना उसमें से 50% में से कुछ दो चार होंगे जिनके पास 10%, 15% अकेले होगा, तो वो बंदे जाके सीधा मैनेजमेंट को बोलते हैं कि हम चाहते हैं कंपनी में ऐसा हो, मेरे पास इतने लोगों की मेजोरिटी है, तो इसको डायरेक्ट एंगेजमेंट कहते हैं। फिर पब्लिक कैंपेन्स, आजकल हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कितना सब कुछ होता है, तो कभी कभी शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि पब्लिक शेयर होल्डर चाहते हैं कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेना, तो पब्लिक मीडिया का, सोशल मीडिया का यूज़ करके वो स्पेसिफिक डिसीजन जो है वो कंपनी में लिया जाता है। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है? शेयर होल्डर एक्टिविज़म्स के ड्राइवर्स क्या है? पुअर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, बिजनेस जो है अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसके ऊपर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा।
शेयर होल्डर चाहते हैं कि जो कंपनी है वो ईएसजी पैरामीटर्स को कंप्लाई करे। कभी कभी कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी कम होती है, सिर्फ कुछ ही लोग मिलकर पूरा डिसीजन ले रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्यों ले रहे हैं, किस बेसिस पे ले रहे हैं। चैलेंजेस क्या है? बहुत बार ये देखा जाता है कि यार इतने सारे लोग एक साथ पहली बात तो मिल नहीं पाते। दूसरी बात जो है, इतने सारे लोग लॉन्ग टर्म विज़न नहीं रखते, सिर्फ स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर ध्यान देते हैं। पहली चीज़ तो ये कि शॉर्ट टर्म गेन्स पे ध्यान देते हैं, दूसरा वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन्स पे ध्यान देते हैं, लॉन्ग टर्म विजन नहीं रख पाते। दूसरा, इतने सारे लोगों को एक साथ ला पाना किसी एक स्पेसिफिक डिसीजन पे बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, ये टाटा ग्रुप का यार एग्जांपल दे रखा है, ये बहुत सही एग्जांपल है। साइरस मिस्त्री ना एक टाटा ग्रुप्स का सीईओ थे कुछ दिनों के लिए। तो उस टाइम पे क्या था, वो उन्हें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को वो कर रहे थे, हटा दे रहे थे, ले ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और टाटा ग्रुप्स तो हमें पता है यार कि फेमस है एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए। तो जो ले ऑफ था तो उसमें रतन टाटा सर ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। रतन टाटा सर ने खुद भी और बाकी के जितने भी उनके शेयर होल्डर्स थे, मतलब जितने भी लोग थे कंपनी के एसोसिएटेड, उन सबको सर ने एक साथ किया और डिसीजन लिया कि नहीं, हम इसको हटा देंगे। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अच्छा, शेयर होल्डर एक्टिविज़म्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रमोट करो, और जो एक्टिविज़्म हो रहा है अगर, तो वो लॉन्ग टर्म पे ध्यान देना चाहिए। यार ये इतना ज़्यादा ध्यान, इसको छोड़ो। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पहली बात तो होता कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके एक बड़ा हाउस बनता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं। ये ना बहुत बड़े चंक में किसी भी कंपनी में शेयर अक्वायर करते हैं। जैसे हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ये सब एक साथ पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड्स में जमा करते हैं या पेंशन फंड्स में जमा करते हैं, एंडाउमेंट फंड होते हैं, काफ़ी जगह पे होते हैं, यहाँ पे जमा करते हैं, तो इनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। गवर्नेंस में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या कहते हैं? देखो, क्योंकि ना यार ये बहुत बड़ा वाला पोर्शन होल्ड करते हैं शेयर्स का। इवन 10%, 20%, 25% तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं पूरी कंपनी में। तो इसलिए इनके पास ना बहुत ज़्यादा पावर होती है, वोटिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा। तो पहले चीज़ तो ये होगा कि इनके पास वोटिंग पावर है, तो ये अपने डिसीजन ईजिली मनवा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ना वो लोग यार पढ़े लिखे होते हैं, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रोफेशनल्स होते हैं, पढ़े लिखे से मतलब प्रोफेशनल है, ठीक है, वो फाइनेंस फील्ड के एक्सपर्ट है। तो इसलिए वो मॉनिटर और उनके डिसीजंस को, कंपनी के डिसीजन को अच्छे से देख पाते हैं। उसके अलावा क्योंकि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो आम पब्लिक से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं को लेके चलते हैं। तो इसलिए वो ईएसजी पे भी ध्यान देते हैं। ईएसजी मतलब इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पे। और क्योंकि देखो यार, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास इतना मेजर चंक है फाइनेंस, मतलब स्टेक का, तो वो लोग ना मैनेजमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट से उनकी पर्सनली भी जान पहचान होती है। ठीक है, ये था भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैसे गवर्नेंस में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा होता है एक क्लास एक्शन सूट। इसका मतलब क्या है? देखो, मेरे पास कोई 50 शेयर है, 100 शेयर है, 10,000 शेयर है, या चलो मैं कंपनी में 2-4% ओन करता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत ज़्यादा एक तो मेहनती हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि हर बंदा जाके केस करे कंपनी के ऊपर। तो क्लास एक्शन सूट क्या होता है? एक तरीका होता है, इसके थ्रू ना मान लो 100 शेयर होल्डर्स है, मतलब 100 लोग हैं जो कि परेशान है कंपनी की किसी एक कॉमन चीज़ से, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो 100 लोग ना एक साथ मिलके किसी एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, और वो फिर कंपनी के पे केस करता है, या जितने लीगल प्रोसीजर्स होते हैं वो करते हैं। इसको कहते हैं क्लास एक्शन सूट। इसमें होता क्या, देखो, क्लास एक्शन सूट ना इंडिया में अलाउड है, काफ़ी देश में नहीं अलाउड होता है, इंडिया में अलाउड है, बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इससे होता क्या है, क्योंकि देखो यार, क्लास एक्शन सूट है तो कंपनी को ना डर है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी मिलके मेरे पे केस कर सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स में मैं फंस सकता हूँ, तो इसलिए वो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा के रखते हैं। शेयर होल्डर्स के प्रति वो जवाब दे रहते हैं कि हाँ ठीक है, हम अच्छे से करेंगे। शेयर होल्डर्स के राइट प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि मैं केस कर पाऊंगा, तो शेयर होल्डर्स के राइट प्रोटेक्टेड होते हैं। पर इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि यार इतने सारे लोगों को एक साथ ला पाना मुश्किल है। लोगों को पता ही नहीं है क्लास एक्शन सूट नाम की कोई चीज़ भी होती है, ऊपर से कॉस्ट भी होता है, ऑब्वियसली बात है। देखो भाई, अब आते हैं सीएसआर पे। सीएसआर क्या होता है भाई? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब मैंने शायद पहले भी समझा, इसका मतलब होता है कि
कंपनी जो है ना अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। और ये भी ध्यान देता है कि कंपनी जो है एथिकली ऑपरेट करे। देखो, सबसे पहले तो CSR ना कंपलसरी है इंडिया में। उसके अलावा देखो, CSR जो है वो इस चीज़ पे ध्यान देता है कि कंपनी जो है अब सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान ना दे, वो सोशल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर पे भी ध्यान दे और गुडविल और ट्रस्ट को डेवलप करे। CSR कमेटी भी फॉर्म होती है, मैंने पहले भी कहा था। CSR कमेटी भी इस चीज़ को ध्यान रखती है कि अच्छे से कंपनी में गवर्नेंस ऑपरेटेड रहे। यार लास्ट है गांधी ट्रस्टशिप, मतलब क्या होता है? गांधी जी को ना बहुत बड़ा फिलोसोफर थिंकर माना जाता है, जो हमें पता भी है। इनका ये कहना था कि यार जो वेल्थ है ना वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये पूरे सोसाइटी की है। सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज है वो सबका है। कोई एक इंडिविजुअल उस पर राइट लेके बैठा है तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना, गांधी ट्रस्टशिप नाम से एक थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी। ये क्या कहती थी भाई, कि जो रिसोर्सेज है, जो भी पैसे है, सब कुछ वो पूरे सोसाइटी का है, और जो लीडर्स है वो सिर्फ उसको यूज़ करके वेल्थ जनरेट कर रहे हैं और लोगों की भलाई कर रहे हैं, ठीक। वेल्थ एज अ सोशल असेट्स, इसका मतलब ये होता है कि जो वेल्थ है वो किसी एक इंसान की नहीं है, पूरे सोसाइटी की है। और दूसरा कहना था उनका कि जो जो लीडर्स है, जो वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो बिजनेस प्रैक्टिसेस एथिकली करे, मतलब अच्छे से करे, सोसाइटी का वेलफेयर नुकसान ना हो। और उनका ये भी कहना था कि भाई जो सोसाइटी है, जो लीडर्स है, उनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, सिर्फ अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं, ठीक है। देखो यार, इसमें इतना ही था। थोड़ी बड़ी हो गई है वीडियो यार, ये यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से नहीं, ऐसे भी तुम्हारे रियल लाइफ में भी तुम्हें पता होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, विसल ब्लोइंग क्या होती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन वगैरह अगर चाहिए, वो चाहिए PDF वगैरह, तो यार एक कमेंट कर देना, मैं शेयर कर दूँगा।